हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरपी सर। कैसे हो बेटा सभी? तो बहुत बढ़िया हो गए। तो आज हम लोग पेपर नंबर 37 का डिस्कस करेंगे। पेपर नंबर 36 मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, आज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले पेपर नंबर 36 मिलेगा, फिर पेपर नंबर 37 मिलेगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। 37 नंबर पेपर देखते हैं कैसा आया। तो अगर पहला देखो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो देखो अपने को एक रेडॉक्स रिएक्शन दे रखी है बेटा। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं H2C2O4। इसमें कार्बन की स्टेट में होगा माइनस का 8 प्लस का 3 प्लस के 3 से प्लस 4 जा रहा है, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो H2C2O4 से CO2 हमारा बन गया। अब देखो इसको बैलेंस करना है। बैलेंस एसिडिक मीडियम में कैसे करते थे? सबसे पहले एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। कार्बन है, कार्बन दो है, कार्बन दो लगा दो। अब क्या करें, ऑक्सीजन बैलेंस। ऑक्सीजन इधर 4 हो गई, इधर 4 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन दो है, इधर एक भी नहीं है, तो इधर 2H प्लस लगा दिया। और 4 जब बैलेंस करना है, इधर न्यूट्रल है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी न्यूट्रल कर दिया। अब देखो H2O2 से क्या बन रहा है बेटा? H2O2 से बन रहा है वाटर। ठीक है, H2O2 से क्या बन रहा है? वाटर। अब कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे पहले ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल और जोड़ दो। हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे? 4, यहाँ पर दो है, तो 2H प्लस यहाँ पे जोड़ दिए। अब क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भी हमने जोड़ दिए। क्लियर? तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? ये 2H प्लस से 2H प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या देखो, H2C2O4 प्लस का H2O2 से क्या बना? 2 मोल्स ऑफ CO2 प्लस का 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब इसने एक्स वाई जेड, मतलब वाटर दो है, CO2 दो हो गया, जेड दो, वाई दो। तो दो दो वाला तो इसमें एक ही दिख रहा है, एक्स वाई जेड में बी ऑप्शन आ रहा है बेटा। देखो दो दो वाला तो ये एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें वाई जेड दो दो पे, और H2O2 देख लो 1 है, तो बी ऑप्शन आ गया अपना। क्लियर? सिंपल था। अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ शुगर सॉल्यूशन एट 24 डिग्री सेल्सियस इज इतना। मतलब इसने हमें पाई दे दिया है बेटा 2.5 atm। डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर। ठीक है, कंसंट्रेशन निकालना है। तो ठीक है, पाई क्या होता है? आई इंटू का सी इंटू का आर इंटू का टी। मतलब आर की जगह हम लोग क्या ले लेते हैं? एस ले लेते हैं। वैसे एस क्या होता है? सॉल्यूशन कांस्टेंट, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग आर जितनी ही लेते हैं। ठीक है, आई तो 1 हो जाएगा शुगर के लिए, ऑर्गेनिक टूटेगा नहीं। कॉन्सेंट्रेशन मुझे निकालनी है, आर कितना ले लूंगा? देखो यहाँ पर एटमोसफेयर में तो 0.08 ले लूंगा, इजी रह जाएगा। अब वो नीचे 100 आ गया। इनटू का प्रेशर कितना, टेम्परेचर कितना 24 है, केल्विन में लूंगा, तो 273। 24 है ना, 273 ऐड करना है। चार तीन सात 297 हो गया ना बेटा। ठीक है, तो बस यहाँ पे पाई कितना दिया हुआ है आपको? 2.5। यहाँ से क्या निकाल लो? कंसंट्रेशन कैसे? 2.5 इंटू का 100 अपॉन का 0.08। अच्छा ये डेसिमल मैंने हटा दिया, देखो ये डेसिमल हटा के 100 आया, तो 8 आ गया नीचे, इंटू का 297 इक्वल टू सी। मोल्स पर लीटर में निकालना है। अब देखो बेटा, तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 नीचे उतार दूं, एक 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। ऊपर बना 250, नीचे 297 इंटू 8। अच्छा देख लेते कितना आएगा सॉल्व करके। तो ये आ गया 297 इंटू 8 कर लेते हैं, ये आ गया 2376। तो 250 अपॉन 2376, तो ये आ गया 250 डिवाइडेड बाय 2376,
105 0.1052 0.1025 बेटा, ये मतलब ऑप्शन यही आएगा सी, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन ले लिया था ना, हमने 0.0821 पूरा नहीं लेट करा था, तो ये आंसर आ जाएगा अपना सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, which of the following plots of radial probability function 4 pi r square psi square is are correct। देखो यहाँ पर क्या करना है, आप याद रखना, जब भी आपको 4 पाई आर स्क्वेयर साई स्क्वेयर वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है, तो इसमें याद रखना कि जीरो रेडियल नोड अगर किसी में आते हैं, जीरो रेडियल नोड, तो उसमें एक हम लोग पीक दिखाते हैं। ठीक है, एक पीक आती है उसके लिए, इस तरह से याद रखना, क्योंकि श्रोडिंगर आपके सिलेबस में ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए इसको सबसे बेस्ट तरीका क्या इन क्वेश्चंस को करने का आपको बता रहा हूँ कि जीरो रेडियल नोड पे एक पीक हम लोग बनाते हैं और अगली पहाड़ी जो होगी वो पहली पहाड़ी से बड़ी होगी, ऊंची। तो 1s में देखो 1s के अंदर एक भी रेडियल नोड नहीं होता, तो एक पहाड़ी इसकी दिखा रखी है। इसने बोला इनमें से कौन सा करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है ना, इज आर करेक्ट, इज करेक्ट। अच्छा, इनमें से कौन सा करेक्ट है? पहला तो सही है बेटा, पहला तो बिल्कुल सही है, एक पीक दिखा रहा है ये, पहला तो सही है। दूसरा देखो 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर 2s, अब देखो इसने दूसरी पहाड़ी छोटी दिखा दी, इसका मतलब ये गलत हो गया, जबकि बड़ी दिखानी थी। तीसरा देखे 3s के लिए, भाई दो रेडियल नोड होते, तीन पहाड़ी बनेगी, देखो हर कोई पहाड़ी पहले वाली से बड़ी बन रही है, इसका मतलब ये सही है। चौथा 3p देखे, 3p के अंदर निकाले n माइनस का l माइनस का 1, तो 3 माइनस का 1 माइनस का 1, 3 माइनस 2 1, एक है, तो इसने ये वाला तो वैसे ही नहीं होता, गलत हो गया। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ गया? फर्स्ट एंड 3 ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आ गया अपना। ये फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो गया बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा, अगर आप लोगों का डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 में, पता नहीं कौन से, तो टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर दे, मैं टेलीग्राम पे इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन भी कर सकते हो, उसमें मैं ट्रिक्स भी डालता हूँ केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप लोग ट्रिक्स भी देख सकते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छी ट्रिक्स है, बहुत बच्चों को फायदा हो रहा है उसका। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पर हैलेट आयन इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, अरेंज दिस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो बेटा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें बच्चा गलती क्या करते हैं, ClO4 माइनस दे रखा है अपन को, BrO4 माइनस दे रखा है, ठीक है, IO4 माइनस दे रखा है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इन तीनों केस में ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या है बेटा, सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, सेम है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन से तो हम लोग नहीं कह सकते, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो फंडा आएगा वो क्या आएगा कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। भाई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा बेटा, ठीक है, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। क्लियर, तो ये आ गया। अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो आपको अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो तो सबसे ज्यादा किस मतलब बी आर का होता है, फिर बी आर का आई से ज्यादा होता है, और आई का किससे ज्यादा होता है, सी एल से। ठीक है, तो इस तरह से ये आती है, बी आर का ज्यादा आई से, आई का ज्यादा सी एल से, और एफ का इससे भी ज्यादा, तो एफ ग्रेटर देन बी आर ग्रेटर देन आई ग्रेटर देन सी एल, इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये सीरीज आती है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो अपना डी ऑप्शन आ रहा है, सबसे ज्यादा बी आर का, फिर आई का, फिर सी एल का, तो डी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है बेटा, डी आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 58.5 ग्राम NaCl। अब देखो इसने मास दे दिए 58.5 ग्राम, क्या 58.5 ग्राम इसका NaCl का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास भी होता है, इसका मतलब 1 मोल NaCl
के अंदर अपन को नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने। एक मोल में कितने होते हैं, एवोगाड्रो नंबर जितने 6 इंटू 10⁻23। अब NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, NaCl होता है FCC, ठीक है, और FCC का Z कितना होता है 4, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 4, 3/2 मतलब 1.5, तो 1.5 इंटू 10⁻23 ये हमारा आंसर आएगा, जो कि बी ऑप्शन मुझे दिख रहा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, a sample of gas is compressed by an average pressure इतना, मतलब प्रेशर इसने दे दिया है 0.5, ठीक है, so as to decrease its volume from 400 सेंटीमीटर टू 200, इसका मतलब डेल्टा वी कितना आ गया यहाँ पे बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा मतलब माइनस में आई, तो ये आ गया माइनस का 200 सेंटीमीटर क्यूब है, इसने प्रेशर एटीएम में दे रखा है, ठीक है, तो इसको लीटर में बनाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 0.2 लीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में थी ना ये, ठीक है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया। क्यू इसने दे रखा है बेटा, हीट निकली है सिस्टम से, इसका मतलब -800 सॉरी -8 जूल, ठीक है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू अपन को निकालना है, तो सबसे पहले देखो वर्क डन, अब इसने क्या बोला कंप्रेस्ड हुई, तो इसका मतलब इरिवर्सिबल वर्क डन, कंप्रेस हुई है, तो कंप्रेस में तो क्या होता है पॉजिटिव होता है P डॉट डेल वी, ठीक है, एक्सपेंशन में यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव होता है केमिस्ट्री में बेटा अपने, और कंप्रेस में क्या होता है पॉजिटिव, तो P कितना है यहाँ पर 0.5, क्लियर, और ठीक है ना, अ सैंपल ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड बाय एन एवरेज प्रेशर ऑफ इतना, ठीक है ना, तो अच्छा गैस पे वर्क डन हो रहा है, तो यहाँ पर 0.5 इंटू डेल्टा वी कितना आ गया, ये बेटा इसको पॉजिटिव ही लेंगे, मतलब यहाँ पे 400 माइनस 200 होगा, ये 0.2 प्लस का जाएगा, ठीक है ना, तो इंटू डेल्टा वी कितना हो गया 0.2, कितना हो गया बेटा ये 0.2 लीटर इंटू 0.5, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 0.1 आ गया, 0.1 ये आया एटीएम लीटर में। अब इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले जूल में, तो ये 0.1 को अब एटीएम में जूल कितना होता है आपको अगर पता हो, 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 101.3 जूल, तो इनटू का क्या कर देंगे हम लोग 101.3, तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 10.13 जूल, इतना आ गया 10.13 जूल। अब मुझे क्या करना है, बस मुझे कुछ नहीं करना, फर्स्ट लॉ लगाना है, जो कि क्या बोलता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू कितना है हीट, माइनस का 8 प्लस का डब्ल्यू कितना है 10.13, तो ये आ जाएगा 2.13 प्लस का आ जाएगा 2.13, ये ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन आयंस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज नॉट सेम एज दैट ऑफ इट्स ग्रुप नंबर इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है बेटा, अगर Mn की यहाँ पे बात करूँ तो Mn +7 में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 में, तो पहले तो लिख लेते हैं, तो पहले दूसरे तो स्कैंडियम, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, और भी है क्या कोई, बस यहीं तक सारे निपट गए, तो यहाँ पे तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, ठीक है, तो +7 है इसका, और 7 ग्रुप में, इसका मतलब ये तो इज नॉट सेम पूछना, तो ये तो नहीं होगा, Cr2 से हमें +6 होगी, क्रोमियम किसमें 6 में, ये भी नहीं होगा बेटा, VO4 3 माइनस, तो 4 दूनी माइनस का 8 प्लस का 5 हो गया, वेनेडियम 5 में आता है, ये भी नहीं होगा, FeO4 -2 ये हो गया +6 में, जबकि आयरन आ किसमें रहा है 8 में, तो इसका मतलब डी आंसर हमारा आ गया। क्लियर, सिंपल था क्वेश्चन काफी। अगला क्वेश्चन एट 300 डिग्री सेल्सियस FeCl3
तो बेटा यहाँ पे यार ना FeCl3 जो होता है, जब उसको हम लोग, ये NCERT का ही रिएक्शन है बेसिकली, जब हम लोग इसको 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो ये एक्चुअली सबलाइम प्रोडक्ट होता है। FeCl3 सबलाइम, सब्लिमेशन कर लेते हैं, सबलाइम प्रोडक्ट बना लेते हैं, इसका ऐसा बन जाता है FeCl3 होल ट्वाइस, ये बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है सबलाइम टू गिव्स गैसियस डाइमर, डाइमर बना लेगा, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग फर्स्ट सेकंड करेक्ट आंसर। ये देखो इस तरह के क्वेश्चन आजकल लगभग पेपर में दे ही रहे वो। आर्जेंटाइट, आपको पता है आर्जेंटाइट क्या होता है? आर्जेंटाइट का फॉर्मूला आपको पता होगा, आर्जेंटाइट का फॉर्मूला, तो आर्जेंटाइट इज अ सल्फाइड ओर। आर्जेंटाइट क्या होता है बेटा? सल्फाइड ओर, Ag2S को बोलते हैं आर्जेंटाइट। क्यूपराइट क्या होता है? क्यूपराइट एक ऑक्साइड ओर होता है, क्यूपराइट का फॉर्मूला होता है Cu2O। सिट्राइट जो होता है, सिट्राइट कार्बोनेट ओर होता है, कार्बोनेट ओर, Fe आयरन का कार्बोनेट ओर होता है, FeCO3। कार्नेलाइट जो होता है उसका तो आपको फॉर्मूला सबको पता ही होगा, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। इसका मतलब क्या, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, हर पेपर में लगभग ये पूछ रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये आ गया सिट्राइट, तो यहाँ से ये चीज क्लियर अपनी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, ठीक है जी, पहले का सॉरी चौथा, फर्स्ट का फोर्थ, तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो वैसे गया, ए ऑप्शन भी गया, तो सी और डी में से आंसर आएगा। सेकंड का थर्ड, ये सेकंड है, थर्ड भी स्प्रिंट हो रखा है इससे, सेकंड का थर्ड आएगा अपना, क्यूपराइट का ऑक्साइड है, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन पेयर इज। तो ये दो पेयर दे रखे हैं बेटा, शक्ल से तो अपने को डायस्टीरियोमर बन रहे हैं, क्योंकि मिरर इमेज तो है नहीं एक दूसरे की, तो डायस्टीरियोमर हो गए। अगर मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टीरियो आइसोमर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ वेपर्स ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ मोलर मास इतना एट इतना प्रेशर एंड 500 केल्विन इज इतना किलोग्राम। डेंसिटी दे दी, मास दे दिया पर मोल, ठीक है, मतलब मोलर मास दे दिया और प्रेशर दे दिया। वैल्यू ऑफ जेट पूछा, तो जेट क्या होता है बेटा? वी रियल अपॉन वी आइडियल। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, वॉल्यूम रियल अपॉन वॉल्यूम आइडियल। तो वी रियल कैसे निकालेंगे? रियल गैस की वॉल्यूम के लिए क्या दिया हुआ है इसने? मोलर मास दिया हुआ है गैस का 18, क्योंकि हम लोग कायदे से तो सारी गैस जितनी होती है उनको आइडियल मान के चलते हैं। तो यहाँ पर डेंसिटी इसने दे दी, तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, मतलब 18 अपॉन 0.36, तो ये ऊपर सो जाएगा 50 आ गया बेटा ये, ठीक है। वी आइडियल कैसे निकालूंगा? अब यहाँ पर तो आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकता हूँ मैं, NRT अपॉन पी। एन कितना है बेटा? 0.1, 0.1 है ना एन। डेंसिटी ऑफ वेपर ऑफ सब्सटेंस मोलर मास इतना है 1 atm प्रेशर, अच्छा पर मोल है, सॉरी 1 मोल दे रखा है, ठीक है। और आर, आर कितना है? 0.082 इसने लेने के लिए बोला ही है। टेम्परेचर यहाँ पर कितना है बेटा अपना? 500 बोला है, ठीक है। इसको मैं 0.08 ले लेता हूँ ताकि ये 100 से ये तो कटे है, दैट इज 2 0 से 0, ठीक है। तो P इंटू प्रेशर, प्रेशर कितना आएगा यहाँ पे? 1 atm प्रेशर इसने दे रखा है। क्लियर? बिल्कुल। तो यहाँ से वी आइडियल कितना आ गया बेटा? 8 5 40, 40 आ गया। तो ये आ गया, सॉरी मैं गलत तो नहीं कर गया, वी आइडियल ये आ गया NRT। एन कितना है? 1 है बेटा, पर मोल दे रखा है, ठीक है। और आर, आर 0.082, 0.082 ही ले गए यहाँ पर, इसने दे रखा है। इंटू 5 करूंगा तो देख लेते हैं एक बार मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इंटू 5 करूंगा मैं, तो हो गया 5 दूनी 10, 8 5 40 और 1 41। अब कितना डेसिमल है? 3 पे है, 0.41 है, तो ये मतलब 50 अपॉन 41 आ गया, बी ऑप्शन आ जाएगा बेटा। क्लियर? 50 अपॉन 41। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का तो आपको पता ही है, फंडा सिंपल सा होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
माइनस आई या माइनस एम। तो यहाँ पर माइनस एम तो दे नहीं रखे, माइनस आई दे रखे। जितने ज्यादा माइनस आई उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो पहले वाले में माइनस आई सबसे ज्यादा, दूसरे वाले में उससे कम, तीसरे वाले में उससे कम, चौथे वाले में है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड तो सब जगह सेम है ना, तो Cl देख लेंगे अपन माइनस आई। तो पहला मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ही आएगा, बी ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। तो बेटा याद रखना, जो नाइट्रोसो टेस्ट होता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में नाइट्रोसो टेस्ट बोलते हैं, वो हमेशा कौन देता है? सेकेंडरी अमाइन देते हैं। सेकेंडरी अमाइन पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। तो सेकेंडरी अमाइन अगर पॉजिटिव, तो सेकेंडरी अमाइन देख लो, ट्यूब्यूटेन अमाइन, ये तो नहीं होगा। एन इथाइल 2 पेंटेन अमाइन, दिस इज द सेकेंडरी अमाइन, आंसर हो गया अभी। अगला क्वेश्चन है, C5H10 से H2 निकल, मतलब हाइड्रोजन निकल रिड्यूस हुआ होगा कुछ, ठीक है ना। तो ये पेंटेन मतलब कोई अल्कीन है ये C5H10, ठीक है। उसके बाद तो पेंटीन ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। Cl2 से HNO 3 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर कंपाउंड C5H10, हाउ मेनी पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल। देखो बेटा, अब पहले तो C5H10 बना देते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5। देखो बेटा, हमने 5 कार्बन बना दिए। अब यहाँ से 2 टाइप की एल्कीन बन सकती है। देखो, या तो मैं पाई बॉन्ड लगा दूं ऐसे, या मैं पाई बॉन्ड लगा दूं ऐसे। अब चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, बात तो एक ही है। तो पहला तो ये बन गया, और दूसरा अल्कीन जो बनेगा यहाँ से 5 मेंबर का, वो ये बनेगा बेटा। या तो पहले पे या दूसरी पे, यहाँ से सेम ही है बिल्कुल, दोनों तरफ से तो बनेगी नहीं। अब इसका अगर मैं क्लोरीनेशन करवाऊंगा, तो वैसी बात है कि मुझे क्या चाहिए, पहले तो ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, सिंपल अल्केन बना देगा इससे। अब अगर मेरे को इसे 3 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट चाहिए, तो मेरे को 3 टाइप के हाइड्रोजन चाहिए, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी, मतलब इस तरह का होना चाहिए ना, तभी तो 3 अलग अलग तरह के हो गए। क्योंकि क्लोरीनेशन में क्या होता है, सिंपल, कि हाइड्रोजन को हटा के Cl लगता है। तो यहाँ तो बन नहीं सकती पॉसिबिलिटी, और ये इसके Gi, मतलब Gi पॉसिबल नहीं है, इसमें Gi है ही नहीं, इसका कोई Gi नहीं है। जबकि इसने बोला हाउ मेनी पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल। बट अगर देखो, अगर यहाँ से मैं अल्केन बनाता हूँ, तो यहाँ पर देखो Cl लगेगा, जब 3 इसके डेरिवेटिव लगेंगे, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में Gi देखते हैं, तो यहाँ पर एक CH3 एक H है, यहाँ पर इथेन है और एक H है, तो ये Gi शो कर जाएगा। Gi शो कर दिया तो इसका सिस ट्रांस हो जाएगा। तो इसने पूछा हाउ मेनी पेयर्स, पेयर्स इसने पूछा बेटा, पेयर्स पूछा, तो पेयर का मतलब एक हो गया। अगर नंबर ऑफ Gi पूछता तो 2 आंसर आता, ठीक है, ये आ गया। इसने बोला हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोज गिव्स, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, सबको पता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है एक एक मॉलिक्यूल, तो सी ऑप्शन आ गया, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स मे नॉट बी यूज्ड टू कन्वर्ट अल्काइल क्लोराइड, मतलब अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल ब्रोमाइड, या फिर अल्काइल ब्रोमाइड से किस में कन्वर्ट करना है, RF में। तो आपको अगर पता होगा कि फ्लोरीन के साथ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, फ्लोरीन जो है वोलेटाइल नेचर का होता है, इसलिए इसका रिएक्शन जल्दी से नहीं होती। अगर अल्काइल फ्लोराइड बनाना होता है, तो आपको पता है उसके लिए कौन सी रिएक्शन होती है, स्वार्ट्स रिएक्शन। इसका मतलब ये अल्काइल फ्लोराइड बनाने, इसका मतलब ये स्वार्ट्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं। और स्वार्ट्स रिएक्शन के जो रिएजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अगर आपको पता हो, तो पहला रिएजेंट होता है Hg2F2 SbF5 होता है, ठीक है ना। और कभी कभी हम लोग सिल्वर फ्लोराइड से भी काम चला लेते हैं, बुक्स में लिखे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब CaF2 इससे नहीं बनता, क्लियर। अगला क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एनहांसेस द लेदरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप, तो ये होता है सोडियम रोजिनेट, ठीक है ना। तो सोडियम रोजिनेट क्या है, इससे लेदर एनहांस, मतलब लेदर बढ़ाता है ये साबुन के अंदर, ठीक है, यूज करते वक्त। अगला क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन, भाई कोई अल्कोहल बना लो। अब इसका डिहाइड्रेशन करा अल्कीन बाय हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2, तो आपको पता ही है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होता है एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, पहले H+ यहाँ से कंसंट्रेटेड H2SO4 H+ लूज करेगा। तो इसने बोला पहला स्टेप क्या होगा, उसके इनिशिएशन स्टेप क्या होगा, फिर किस मैकेनिज्म क्या होगा। तो देखो बेटा,
तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, H प्लस यहाँ से निकलेगा, ये H प्लस एसिड बेस रिएक्शन कर जाएगा क्योंकि OH के पास क्या है, ये OH इस H को एक्सेप्ट कर लेगा। इसका मतलब स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल हो रहा है। अल्कोहल ने OH ने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो पहला तो आएगा प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। इसका मतलब बी ऑप्शन गया, ए ऑप्शन गया, सी डी में से अपना एक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या बच गया, देखो जैसे ये प्रोटोनेशन करा, ठीक है, अब क्या बनेगा, ऑब्वियस सी बात है H2SO4 है जो, अब यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, कार्बोकैटायन बच जाएगा, इज फॉलोड विद डैश मैकेनिज्म। तो कार्बोकैटायन बचेगा, एक मिनट, यहाँ से वाटर गया, R प्लस निकल गया, यहाँ पे ये वाटर निकल जाएगा अगले स्टेप में, तो यहाँ पर कैटायन के R के ऊपर प्लस चार्ज बच गया, प्लस चार्ज बचेगा, तो इसका मतलब कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा तो सी ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सॉल्यूशन फाइंड आउट द कंपाउंड दैट विल डिस्प्रोपोर्शनेट इन देयर एक्वस मीडियम। देखो बेटा, इस तरह अगर आपने सैनगेज पब्लिकेशन का बुक सॉल्व करा है तो सैनगेज में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एक दो, ठीक है। डिट्टो को तो मुझे ध्यान नहीं कि है या नहीं था सेम, बट इस तरह के क्वेश्चन जरूर दे रखे हैं। तो अब आप ये यहाँ पर अगर देखो ClO4 माइनस से प्लस 0.36, देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, देखो डिस्प्रोपोर्शनेट का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि कोई कंपाउंड या कोई एलिमेंट अगर अपनी मैक्सिमम या मिनिमम स्टेट में हो तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट शो नहीं करता। अगर मैं ClO4 माइनस की बात करूँ तो क्लोरीन यहाँ पे +7 में है, इसका मतलब ClO4 माइनस तो डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करेगा। इसके +7, अब क्लोरीन के अंदर +7 मैक्सिमम है और -1 मिनिमम है, तो +7 और -1 वाले तो नहीं करेंगे, बीच वाले सारे कर सकते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट। अब उसमें देखो इसने सबका क्या दे दिया, रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया बेटा, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये 3 दूरी 6, ये +5 में जा रहा है +7 से, तो सबका रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया। अब रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। डिस्प्रोपोर्शनेशन वो शो करेगा जिसका E0 सेल पॉजिटिव आ जाएगा। अगर E0 सेल पॉजिटिव आ गया तो डिस्प्रोपोर्शनेट शो कर जाएगा। पॉजिटिव कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखो भी, ये जो ClO2 है, ClO2 पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, अब ये +4 से किस पे जा रहा है, +5 पे, मतलब +5 से +4 पे आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे देखूँ, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, यहाँ रिडक्शन यहाँ ऑक्सीडेशन। तो ClO2 बीच का है भाई, ये करेगा डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, देखो सेम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो E2 माइनस E1, तो ये पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है प्लस का 0.33, पर अगर यहाँ से 0.33 से 0.36 देखता तो नेगेटिव आया था, इसका मतलब ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ये वाला हो गया, इसका मतलब एक तो आ गया ClO2। अब यहाँ पे देखो इसके बाद दूसरा ClO2 अगर देखूँ तो एक ही ऑप्शन इसमें दिख रहा है, वैसे ए ऑप्शन, तो ए ही अपना आंसर आएगा। अब यहाँ पे भी चेक कर लो बेटा, Cl2 है, Cl2 जीरो स्टेट में होगा, यहाँ से -1 रिडक्शन, इधर इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब अगर इधर देखो तो +4 में से देखो +0.66 घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, इसमें लो ये तो होगा नहीं OCl, तो यहाँ से देखो 1.36 में से 0.4 घटाऊंगा तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, अपना आंसर पॉजिटिव है, तो ये वाला आंसर आ गया Cl2। ऐसे ही MnO4 2 माइनस से Mn3 प्लस वाले में लगाना है अपने को, नीचे वाले में लगाना है, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से बड़े इजीली सॉल्व होते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं, फटाफट फटाक से आंसर आता है। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग हाउ मेनी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर लीनियर। CO2 लीनियर होता है बेटा, NO2 मतलब 5 और 1 6, sp2 ये तो नहीं, sp2 एक मिनट, sp2 इसके NO2 माइनस है ना, एक लोन पेयर है, नहीं ये तो नहीं होगा, ठीक है। SO2 अगर मैं बात करूं तो 4 6 3 sp2 विद 1 लोन पेयर, तो ये तो नहीं होगा बेटा, ठीक है, बेंट हो जाएगा ना ये तो, ठीक है ना। अब N3 माइनस है, N3 माइनस में देखूं तो अगर एक नाइट्रोजन एटम तो सेंट्रल एटम हो गया, तो 5, 2 ऐसे है नॉर्मल, तो नाइट्रोजन क्या होते हैं ट्राइवेलेंट, तो गिनेगे नहीं, 5 और 1 6 आ गया ना, यहाँ पर sp2 आ गया, sp2 में बेंट हो सकता है, लीनियर तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। C2H2 इथाइन है, ये sp होगा, ये लीनियर होगा बेटा, ये हो जाएगा। I3 माइनस लीनियर होता है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, देख लो कैसे, 7 और 2 आयोडीन मोनोवेलेंट होते हैं, गिने के दोनों को बेटा, 7 और 2 9 और 1 10, 10 का मतलब sp3d,
sp3d है और उसमें देखो कितने लोन पेयर है, इसके बाद 3 लोन पेयर है तो लीनियर हो जाएगा। XeF2 देखो तो 8 हो तो 10 10 पाए तो sp3d आ गया, ये भी sp3d आ गया। तो अब इसके बाद कितने लोन पेयर हो गए, 8 होते 6, 3 लोन पेयर आ गए, ये भी हो जाएगा बेटा। CS2 देखूं तो 4 और सल्फर को कितने चाहिए होते, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते, तो बेटा ये तो होगा नहीं। ठीक है, एक मिनट देखते, CS2 बनाते, CO2 के जैसे ही तो है CS2 आई थिंक, बिल्कुल ये भी हो जाएगा बेटा, देखो ठीक है ना, ये भी लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो CS2 भी लीनियर है, क्लियर। तो 1 2 3 4 और एक 5, 5 लीनियर आ गए, आंसर आ जाएगा अपना 5। ठीक है, 5 आंसर आ गए। अगला क्वेश्चन है बेटा, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर NH4+ इन वाटर इज कितना। देखो बेटा, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में, मैं आपको खास बात बताता हूँ, कभी भी अगर आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में आयनाइजेशन कांस्टेंट दे दिया तो याद रखना कि तुम्हें Kw भी वहां पे लेना है। Kw क्या होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, की वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन होता है। तो इसने बोला NH4+ का आयोनाइजेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है NH4+ वाटर में गया होगा, वाटर में जब गया होगा तो इसमें क्या करा होगा, इसने NH3 में कन्वर्ट हुआ होगा और साथ में H+ इसने यहाँ से रिलीज करा होगा। ठीक है ना, NH3+ का H+, इस तरह से तो आयोनाइज होगा ये बेटा। और H++ का OH- मिलके यहाँ पर क्या बना रहा होगा, वाटर बना रहा होगा। इसका इसने K दे दिया है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऊपर वाले का 5 × 10⁻⁻10। ठीक है, और नीचे वाले का Kw होता है बेटा। Kw कितना हो गया इसका 10⁻⁻14, ये तो दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, ये तो पता ही है अपने को। अब इसने क्या दिया, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन NH4+ का OH- गिव्स अपन को क्या दे रहा है, NH3+ का वाटर, बिल्कुल सही है बेटा। अब देखो, अब ये वाली इक्वेशन है, अगर मैं ध्यान से देखो इन दोनों इक्वेशन को, तो क्या मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूंगा, ये देखो H+ से H+ कट गया, अगर इन दोनों को ऐड कर दूं मैं इक्वेशन को, तो क्या यहाँ पर यही वाला सीन बन रहा है, वाटर से वाटर गया। ठीक है, बैलेंस है ना, हमने बैलेंस तो कर ली थी ना, NH4+ वाटर से NH3+H, ये तो बेटा बैलेंस कर लेंगे। ठीक है ना, मतलब इन दोनों के जोड़ने से रिएक्शन बन रही है तुम्हारी। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने से ये रिएक्शन बन रही है, इसको मतलब वाटर यहाँ पे ना लिखो, अंडरस्टूड सी बात है, ये वाटर कटेगा नहीं, मतलब वाटर यहाँ पे लिखते नहीं हम लोग, आयनाइजेशन है, तो एक इधर वाटर बच गया मॉलिक्यूल, तो सेम देखो रिएक्शन आ गई। जब रिएक्शन आ गई तो इसका मतलब इन दोनों रिएक्शन को जोड़ के आया, तो इसका जो नया Kc आया होगा वो किसके इक्वल होगा, हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं दो रिएक्शन ऐड में, तो 5 × 10⁻⁻10 × 10⁻14, इसका मतलब Kc आ गया हमारा 5 × 10⁻4। अब इसने बोला कि इसका इसने रेट कांस्टेंट दे दिया के 3 × 10⁻10। इसने बोला जब रेट कांस्टेंट फॉर प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम वाटर टू NH3, जब ये उल्टा रिएक्शन जाएगा वापस के बैकवर्ड जाएगा, तो इसने उसकी वैल्यू दे दी है x × 10⁵, तो अपने को x बताना है, तो बिल्कुल सही है। तो Kc निकल गया, Kc क्या होता है बेटा, K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, देखो बहुत सिंपल सा है। Kc कितना दे दिया, 3 × 10⁻10 इक्वल टू K फॉरवर्ड कितना है, सॉरी Kc तो हमने निकाला 5 × 10⁻4, 3 × 10⁻10 अपॉन Kb, तो Kb कितना आ गया यहाँ से, 3 × 10⁻10 अपॉन 5 × 10⁻4, तो ऊपर बच गया 6, 3/5 कितना होता है 0.6, 30 हो गया ना, 6 5 30, तो 0.6 × 10⁻6, तो यहाँ से 6 × 10⁻5, तो बेटा इक्वल मैच कर रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, बहुत सिंपल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टू एन इवैक्यूएटेड वेसल विद अ मूवेबल पिस्टन। देखो बेटा, एक मूवेबल पिस्टन है एक वेसल के अंदर लगा हुआ, ये मैंने बना दिया मूवेबल पिस्टन।
इसने बोला अंडर एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटीएम, ऊपर से जो भाई पी एटीएम है वो 1 है। 0.1 मोल ऑफ हीलियम, इसके अंदर हमने 0.1 मोल हीलियम का ऐड करा एंड 1 मोल ऑफ अननोन कंपाउंड, 1 मोल अननोन कंपाउंड जिसका वेपर प्रेशर दे दिया है 0.68, ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस द आर इंट्रोड्यूस, ठीक है भाई। कंसिडरिंग आइडियल गैस बिहेवियर, आइडियल गैस बिहेवियर अपन कंसिडर कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों रिएक्ट तो करेगी नहीं बेटा, ठीक है ना, क्योंकि आइडियल के अंदर कंडीशन मान के चलते रिएक्ट नहीं करेगी। द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस क्लोज टू एक्स लीटर एट इक्विलिब्रियम, फिर वापस इसने एक्स की वैल्यू पूछी है। अब देखो अगर ये इक्विलिब्रियम पे आ गया, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम, किसी ने कंडीशन क्या दे दी है एट इक्विलिब्रियम, पिस्टन रुक जाएगा, पिस्टन डू नॉट मूव। अगर पिस्टन मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब जितना प्रेशर बाहर होगा उतना प्रेशर अंदर होगा, इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल। तो पी एक्सटर्नल 1 एटीएम है, इसका मतलब पी इंटरनल भी 1 एटीएम होना चाहिए। अब उसमें से अपन को ये चेक करना है क्योंकि मुझे वॉल्यूम किसकी निकालनी है, टोटल वॉल्यूम निकालनी है, और वॉल्यूम किसकी वजह से आ रही होगी, गैस की वजह से, एक तो हीलियम और एक ये दूसरा जो गैसेस कंपाउंड है। तो सबसे पहले तो मैं प्रेशर चेक कर लूँ ना कि प्रेशर कितना आ रहा है हीलियम की वजह से। तो प्रेशर ऑफ अगर हीलियम चेक करता हूँ तो एक टोटल है जिसमें से 0.68 अपन को इस दूसरे गैसेस कंपाउंड का प्रेशर दे दिया वेपर प्रेशर, तो एक में से अगर 0.68 घटाता हूँ मैं तो ये बचा 0.32, ठीक है ना, 0.32 एटीएम बच गया। तो मतलब हीलियम का प्रेशर 0.32 एटीएम है, तो वॉल्यूम ऑफ हीलियम तो बड़ा सिंपल निकल जाएगा, एनआरटी अपॉन पी। पॉइंट हीलियम के मोल कितने दे रखे हैं 0.1, आर कितना ले लेंगे बेटा 0.08, टेम्परेचर कितना ले लेंगे बेटा 0 डिग्री सेल्सियस है इसका, 0 डिग्री सेल्सियस भी बोला है, तो इसका मतलब 273, और अपॉन प्रेशर कितना हो गया बेटा 0.32। बस इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में है, अच्छा अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट्स पूछा है इसने, तो बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल में M+2 होता है तो MnO3 ट्वाइस होगा। तो आपको तो पता ही है ये किस में होता है, मेटल ऑक्साइड NO2 प्लस O2, 3 प्रोडक्ट देता है। तो कितने प्रोडक्ट इसने पूछे थे 3, मैंने नाम भी बता दिए साथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एट 400 डिग्री सेल्सियस द रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन K1 इसने दे दिया 9.1 × 10⁻⁵। 420 केल्विन पे इसने दूसरा रेट कांस्टेंट भी दे दिया। तो जब भी दो रेट कांस्टेंट आ जाए आपको पता ही होता है कौन सा फॉर्मूला लगना है बेटा, एक ही फॉर्मूला अपने पास है, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस का T1, ठीक है, अपॉन T2 T1। क्लियर, क्लियर है बेटा, सीधा आ जाएगा बस। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका EA निकल जाएगा, यहाँ से आप EA निकाल लो अपना, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है 2.303, R की वैल्यू पता है, K2 K1 भी पता है, T2 T1 भी पता है। आपको इसने पूछा क्या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर का मतलब इसने A पूछ लिया, A पूछ लिया तो कैसे करोगे, जैसे ही EA सपोज आपका आ गया x जूल आ गया, ठीक है ना x। अब यहाँ पे R की वैल्यू आपको 8.314 लेनी है, याद रखना, ठीक है, बस ये गलती नहीं करनी है आपको। तो ये जूल में आ गया, अब एनर्जी जूल में हो गई। अब क्या आगे फॉर्मूला लगा दोगे, log K इज इक्वल टू log A माइनस का EA बाय RT, टी वापस से वही लोगे। अच्छा किसी पे निकालो 407 केल्विन पे इसने निकाल लो, या 420 पे कैसे मर्जी निकाल लो। अगर K1 लेना K1 लो, K2 लेना K2 लो, तो लोग K1 ले लिया तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा 407, EA का वैल्यू आई गया, ठीक है। लोग A का वैल्यू निकल जाएगा बेटा, A का वैल्यू आप निकाल सकते हो। इसने X की वैल्यू इसमें भी पूछी है, तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे दे रखे थे, X की वैल्यू पूछनी है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका पेपर पूरा सोल्व हो गया। आई थिंक बहुत ज़्यादा सिंपल पेपर था, लगभग आपके 90 से 95 मार्क्स इसके अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि आ जाने चाहिए इतने पेपर्स देने के बाद। बहुत सिंपल पेपर था, ठीक है गाइस, ओके बाय बाय। आज का पेपर ये सॉल्व हुआ, सिंपल पेपर था। बेस्ट ऑफ लक एंड फॉर योर जेईई एग्जाम।